हेलो एवरीवन। जैसे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो हमारे पास कौन सा नंबर है 81। इस क्वेश्चंस पे हमें क्या बोल रहा है, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट 2 हैज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है 30 डिग्री। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज पॉलिश्ड, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट will will retrace its path if its angle of incidence on the refracting surface। ठीक है, क्वेश्चंस पे एक तरह से ऐसे हम एक प्रिज्म को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला कि किसी एक सरफेस को हम पॉलिश कर दिए, ठीक है, सेकंड सरफेस को, तो एक लाइट मेरे पास यहाँ से इंसिडेंस हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये किसी तरह से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, और इस पाथ में क्या हो रही है, जब वो यहाँ पे आ रही है तो इस पॉलिश सरफेस से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए जाए। ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये मालूम है लाइट किसी भी मिरर में अपने पाथ को वापस से रिट्रेस तब करती है जब लाइट इन दी डायरेक्शन ऑफ कैसा हो, नॉर्मल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, दोनों की वैल्यू सारी कंडीशन पे कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो मैं ये जंक्शंस किया कि मेरे पास जो ये लाइट पहुंच रही है यहाँ पे इसका मेकिंग ऑफ एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इन द सेंस ऑफ R2 की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी हो रही होगी हमारे पास, 0। और इसका जो एंगल होगा ये हमारे पास कितना, क्वेश्चंस के हिसाब से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हमारे पास, स्क्वायर रूट 2। और प्रिज्म का एंगल क्वेश्चन मेंशन है कि ए की वैल्यू कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज मालूम है तो ये एंगल आपके पास मेकिंग ऑफ नॉर्मल के साथ कितना होगा, r1। तो आपको मालूम है कि r1 प्लस r2 की जो वैल्यू होगी वो प्रिज्म एंगल के इक्वल होगी। तो r1 की वैल्यू आपको पता नहीं है, बट r2 की तो मालूम हो गई 0 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो a की वैल्यू होगी वो r1 के इक्वल होगी, मतलब r1 की भी वैल्यू a के इक्वल होती चली जाएगी, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 30 डिग्री। अब आप यहाँ पे स्नेल लॉ अप्लाई करो तो आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इनटू साइनसोइडल ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनसाइड ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, μ2 इनटू ऑफ कितना, sin r। अब यहाँ से μ1 की वैल्यू आपको मीडियम जब तक नहीं मेंशन तब तक एयर कंसीडर करना है, और ये कितना हो गया आपके पास sin i। म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी हुई, स्क्वायर रूट 2 इनटू आर की वैल्यू कितनी हो गई, r1 की वैल्यू, r ही r1 की इक्वल है, तो ये मेरे पास कितना हो गया 30 डिग्री। ये हो गया स्क्वायर रूट 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गया। ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर से हमारे पास स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2। ये sin i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाय स्क्वायर रूट 2। जहां से हमें ये समझ में आया sin i की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होगी, मतलब i की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास 45 डिग्री की। इसके sin i की वैल्यू 1 बाय रूट 2, मतलब sin की वैल्यू 1 बाय रूट 2 तब होती है जब मेरे पास एंगल कितना हो, 45 डिग्री। तो ये हमारे पास i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इन द सेंस ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ए सर्टेन प्रिज्म इज फाउंड टू प्रोड्यूस ए मिनिमम डेविएशन कितना हमारे पास, किसी भी एक प्रिज्म का हमें ये मिलता है कि मिनिमम डेविएशन जो हमारे पास वो कितना डिग्री मिल रहा है, 38 डिग्री। ठीक है, इट प्रोड्यूस ए डेविएशन ऑफ 44 डिग्री when the angle of incidence is either 42 or 62. What is the angle of incidence when it is undergo minimum deviation? तो क्वेश्चंस पे ये मेंशन बोल रहा है कि जब हमारे पास डेल की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तब हमें ये दो कंडीशंस पे मिलता है, जब i की वैल्यू कितनी हो 42 और e की वैल्यू कितना हो 62। तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रिज्म प्रॉपर्टी ये मालूम है कि अगर मीडियम में कोई भी चेंजेस ना किया जाए तो जब ये एंगल इंसिडेंस i की वैल्यू जो भी होगी, तो इस कंडीशन पे जो इमर्जेंस एंगल की जो वैल्यू मिल रही होगी आपको, ठीक है, तो अगर मैं इंटरचेंज कर दूं ये दोनों की वैल्यू को, तब भी मेरे पास सेम डेविएशन मिलेगा। मतलब अगर एक कंडीशन में i की वैल्यू 42 और एक कंडीशन में i की वैल्यू 62 में सेम डेविएशन दे रहा है, मतलब एक कंडीशन पे जब i की वैल्यू 42 है तब इमर्जेंस रे की वैल्यू 62 है, और जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 62 है तब इमर्जेंट एंगल की वैल्यू कितनी हो गई क्वेश्चंस के हिसाब से
42 होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डेविएशन के लिए हमें मालूम है कि अगर थिन प्रिज्म नहीं है तब की कंडीशन कितना होता है, डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ से ये 44 और इज इक्वल टू 42 प्लस 62 माइनस ए होता है, जहां से हमें ये समझ में आया कि ए की जो वैल्यू होगी, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 104 माइनस 44, मतलब प्रिज्म के एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। अब अगर प्रिज्म के एंगल की वैल्यू 60 डिग्री हो गई तो अब हमें सब चीज मालूम है, इसी कंडीशन बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो आपको मालूम है कि मिनिमम डेविएशन प्रिज्म में तब मिलता है जब आई की वैल्यू इंसिडेंस एंगल सॉरी आई की इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इमर्जेंस एंगल की वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ऑफ कितना हुआ ए। तो डेविएशन इज इक्वल टू 38 और ये आई और ए की वैल्यू दोनों सेम होगी तो ये कितना हो जाएगा 2i, और ए की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 60 डिग्री, तो ये सेकंड साइड जाएगा तो ये 98 इज इक्वल टू 2i, आई की वैल्यू कितनी हो गई 49 डिग्री। हेंस ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगर इस क्वेश्चन पे देखें तो हमें इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, a ray incidence at angle 53 degree on prism emerge at an angle at 37 degree as shown. If the angle of incidence is made 50 degree, which of the following is possible value the angle of emergence? तो क्वेश्चन पे ये मेंशन है कि ये प्रिज्म है, जब 53 डिग्री का इंसिडेंस एंगल है तब हमारे पास इमर्जेंस एंगल 37 मिल रहा है। तो अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 50 डिग्री हो गया तब हमारे पास इमर्जेंस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको रिलेशन बिटवीन डेविएशन एंड किस पे, इंसिडेंस एंगल पे एक ग्राफ याद है प्रिज्म में, आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करते थे, ठीक। आपको ये चीज मालूम है यहाँ से कि अगर मैं ये कहूं कि मिनिमम डेविएशन तब मिलता है जब हमारे पास इंसिडेंस की वैल्यू इमर्जेंस एंगल के इक्वल हो गई, और सेम डेविएशन दो कंडीशन पे मिलता है। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे i की वैल्यू x है और e की वैल्यू y है, तो सेम डेविएशन यहाँ पे तब मिल रहा होगा जब i की वैल्यू y हो जाएगी और e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इस तरह का ग्राफ कुछ मिलता था। तो क्वेश्चंस के हिसाब से ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे इमर्जेंस की वैल्यू, मैं ब्लू कलर में दिखाते चलता हूँ, यहाँ पे इमर्जेंस की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री है, तो इंसिडेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 50। अब अगर इंसिडेंस की वैल्यू को मैं कम करता हूँ, इस साइड नीचे साइड आता हूँ, तो मुझे ये समझ में आना स्टार्ट हुआ कि अगर ये I2 की वैल्यू में 50 डिग्री कर रहा हूँ, यहाँ पे डेविएशन डेल 1 मिला, ये डेविएशन कौन सा हुआ डेल 2, तो डेल 2 की जो वैल्यू होगी वो पुराने इमर्जेंस से कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आप देखिए इमर्जेंस एंगल की वैल्यू इस साइड क्या हो रही है, राइट से बढ़ रही है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ पहुंच रही है तो इमर्जेंस की वैल्यू बढ़ेगी, तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं 35 तो ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये बढ़ते हुए हमारे पास कहीं पर भी जा सकती है। अब ये लिमिटेशंस हमें नहीं मालूम है कि 38 हो जाएगी, 40 हो जाएगी या 42 हो जाएगी, ठीक है, ये चीज नहीं मालूम। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर मालूम है कि डेविएशन ऑफ डेल 1 जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, डेविएशन ऑफ डेल 2। और डेल 1 की अगर बात की जाए तो डेल 1 हमारे पास कितना होगा i प्लस ई माइनस ऑफ ए, और यहाँ पर से अगर देखा जाए तो i की वैल्यू कितना हुआ 53 डिग्री और e की वैल्यू कितनी हो गई 37 माइनस ए, जहां से हमें ये समझ में आया कि डेल 1 53 प्लस 37 कितना हुआ 90 माइनस ए हो गया। तो मतलब अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूं डेल 1 की वैल्यू 90 माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी कितना, डेल 2। तो डेल 2 में मेरे पास जो यहाँ पे है ये I2 प्लस ऑफ E2, प्रिज्म एंगल तो सेम है, तो ए क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 90 इज ग्रेटर देन ऑफ कितना I2 प्लस ऑफ E2 से होगा। तो I2 की वैल्यू कितना है 50 प्लस ऑफ इमर्जेंस एंगल की वैल्यू पूछा है, ये E2 हुआ, ठीक है, यही हो ना, हाँ ठीक। तो अब अगर ये इधर गया कि 40 डिग्री इज ग्रेटर देन ऑफ E2, मतलब E2 की वैल्यू 40 डिग्री से कम होगी, तो डायरेक्टली ये दो ऑप्शंस कैसे होंगे, रॉन्ग हो गए। सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो कि कितना है मेरे पास 38 डिग्री,
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट आई इज इक्वल टू 50 ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। ठीक है, the angle of emergence 40 degree, a monochromatic light is incident I is equal to 50 degree on one of face of an equilateral prism, the angle of emergence 40 degree, the then the angle of minimum deviation कितना होगा, क्वेश्चंस पे ऐसा मेंशन। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास इस कंडीशन पे मिनिमम डेविएशन कितना देखने को मिलेगा। तो अगर मैं ये बात करूं तो जब मेरे पास 50 डिग्री और 40 डिग्री है और प्रिज्म एंगल इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो मतलब ये कितना हुआ 60 डिग्री, तब डेविएशन कितना होगा, तब की कंडीशन में डेविएशन जो देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है डेविएशन की वैल्यू कितना होता है i प्लस e माइनस a, ये तब की कंडीशन में है जब इंसिडेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल और प्रिज्म एंगल मालूम हो और प्रिज्म थिन नहीं हो तब। ठीक, तो डेविएशन की वैल्यू कितना हुआ 50 प्लस 40 90 माइनस 60 कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये हुआ। अब अगर देखिए मिनिमम डेविएशन में आप एक चीज पढ़े होंगे कि i की वैल्यू ऑलवेज मिनिमम डेविएशन में मेरे पास कितना होगा, i की वैल्यू e के इक्वल होगा, इंसिडेंस इक्वल इमर्जेंस। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या इंसिडेंस और इमर्जेंस दोनों इक्वल है क्या, अगर दोनों इक्वल नहीं है मतलब यहाँ पर तो ये मिनिमम डेविएशन नहीं है, तो मिनिमम डेविएशन हमेशा आपके पास कितना 30 डिग्री से कैसा होगा, कम होगा। कैसा होगा, मिनिमम डेविएशन जो है वो 30 डिग्री से कैसा होगा, कम होगा। मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, बी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट 3 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है 90, फाइंड द मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी थिन प्रिज्म नहीं बोला है, और अगर थिन प्रिज्म नहीं बोला है तो आपको मालूम है कि अब आप डेविएशन के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए का फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते, और इस क्वेश्चन में इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल भी नहीं है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन पे हमें एक रिलेशन मालूम है कि म्यू इज इक्वल टू साइन, आपको मालूम होगा कि a प्लस डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन a बाय कितना हुआ 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू साइन a की वैल्यू कितना है 90 डिग्री प्लस डेल m बाय ऑफ 2, और ये हमारे पास कितना हो गया साइन 90 बाय 2, कितना हो गया 90 बाय 2 मतलब 45, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बाय 2 और साइन 90 बाय 2 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू साइन, ये 90 बाय 2 को हम 45 कह सकते हैं, और प्लस ऑफ ये कितना हो गया हमारे पास डेल m बाय 2 हो गया। ठीक, और अगर आप इसे देखें तो इसे स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 2 मेरे पास 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो गया साइन 45 प्लस डेल m बाय 2। तो ये साइन की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बाय 2 कब मिलती है, साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 तब मिलती है जब ये किसके इक्वल हो जाए साइन 60। तो ये इज इक्वल टू 45 प्लस डेल m बाय कितना हो गया 2, ये साइन है इधर, सॉरी मैं भूल गया था साइन को। तो अगर आप अब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 45 प्लस डेल m बाय कितना हो गया 2, ये इधर गया 15 इज इक्वल टू डेल m बाय 2, जहां से आपको डेल m की वैल्यू कितना हो गया 15 into 2 कितना हो गया 30 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन जो आपको मिलेगा वो 30 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोला है, प्रिज्म इज मेड अप ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है स्क्वायर रूट, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज a and the angle of if the angle of minimum deviation is equal to the angle of prism। ठीक है, then the value of a, फिर से वही फॉर्मूले का यूज करें क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
और प्रिज्म एंगल के बीच में हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास ना एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन, ना एंगल ऑफ इमर्जेंस गिवन, ठीक है। और ये भी नहीं बोला है कि थिन प्रिज्म है, ठीक। और एक क्वेश्चन में ये जरूर मेंशन कि एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना a, और ये मिनिमम डेविएशन के कैसे है, इक्वल, ठीक है। तो अगर ये मिनिमम डेविएशन के इक्वल है तो अब हम लोग इसे फॉर्मूले को पुट करते हैं, ये हमें ये दिखेगा साइन, आपको मालूम है डेल m प्लस a बाय 2, और इधर से ये हो गया साइन a बाय 2, ठीक। और अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए तो आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि कितना हो जाएगा a प्लस a 2a/2 कितना हो जाएगा a, और इधर से कितना हो गया ये साइन a/2। आप देखिए एक साइड थीटा और एक साइड थीटा/2 है, इसे भी थीटा/2 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, sin 2a के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ये sin 2 sin a/2 into cos a/2 अपॉन कितना हो गया ये sin a/2, sin a/2 कैंसिल, ये कितना हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है √3, और इधर से ये 2 आया यहाँ पे, ये हो गया cos a/2। आपको मालूम है cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब ये cos किसके इक्वल होगा 30 डिग्री के इक्वल, तो ये cos a कितना हो गया 2। तो आपको ये समझ में आया कि a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक। तो a की वैल्यू हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज √7/3 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, द लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म। वो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मिनिमम लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, आई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाए जिससे लाइट मेरे पास प्रिज्म से ट्रांसमिट कर जाए। तो ये तभी पॉसिबल है तो जो रे यहाँ से आ रही है, ठीक, वो जो सेकेंड सरफेस को जब टच करे, ये R2 की जो वैल्यू होगी आपके पास वो किससे लेस देन ऑफ क्रिटिकल एंगल होगी, तभी ये लाइट इस सरफेस को क्या कर पाएगी, क्रॉस कर पाएगी। तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको मालूम है कि R2 की वैल्यू लेस देन ऑफ थीटा सी मीटर चाहिए। तो अब यहाँ पर से मुझे कहीं से भी ये R1 तक तो पहुंचना है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर अगर मैं स्नेल लॉ अप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 into sin I इज इक्वल टू μ2 into sin R। जिस साइड का साइनोसॉइडल एंगल का मतलब जिस साइड का भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम ले रहे हैं, और या फिर जिस साइड का भी एंगल हम ले रहे हैं उस साइड के साइनोसॉइडल का एंगल इनटू उस साइड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, ये स्नेल्स लॉ के फॉर्मेट से आपको पता है। अगर मैं म्यू1 की बात करूं तो ये 1 हो गया, और ये sin i इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्वेश्चन, म्यू2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू हमारे पास √7 बाय कितना है 3, होल ऑफ √7/3 इनटू कितना हो गया, ये हमारे पास sin r1। अब R1 की वैल्यू आपको नहीं मालूम, और ये मालूम है कि R2 क्रिटिकल एंगल के फॉर्मेट में होता है। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक। तो मैं अगर R1 की वैल्यू चाहता हूं तो मुझे ये मालूम है कि R1 प्लस R2, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं, ठीक है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है, तो R2 इज इक्वल टू A माइनस R1 हुआ। इसकी वैल्यू को जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो R2 की वैल्यू अगर मैं पुट किया यहाँ पे इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन पे तो आपको दिखेगा A माइनस R1 इज लेस देन ऑफ थीटा सी, ठीक। अगर मैं इस वैल्यू को यहीं पर पुट करना स्टार्ट किया तो आपको दिख जाएगा कि √7/3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास sin R1 को मैं कितना लिख सकता हूँ A माइनस R1, ठीक। अब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, A माइनस ऑफ R1 के इक्वल में लिख दिया इसको, ठीक है। अब अगर इस चीज की बात की जाए, ये R2 की वैल्यू को मैं यहाँ पर शिफ्ट किया, सॉरी R1 की वैल्यू लिखे, ओहो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। R1 की वैल्यू चाहिए ना हमें, और मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करके लिख दिया, R2 की वैल्यू फाइंड करके रख दिया, ठीक है, ठीक।
है ना, मुझे r1 की वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ से r1 की वैल्यू चाहिए तो अभी इस इक्वेशन को हम लोग कैरी ऑन करते हैं। तो अगर मैं इस r1 को सेकंड साइड लेके आए तो मेरे पास ये कितना दिख जाएगा, a माइनस थीटा सी कितना हो जाएगा, a माइनस थीटा सी इज लेस देन ऑफ कितना हो जाएगा r, ऐसा दिखेगा हमारे पास। ठीक है, तो सॉरी a माइनस थीटा सी इज लेस देन ऑफ r। अब ये मिनिमम कंडीशन है, मतलब वो मेरे पास यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। अब मैं इसमें अपनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को ले रहा हूँ कि जब तक वो निकल पा रहा है दूसरे साइड से, ये ग्रेजिंग इमरजेंस को कंसीडर कर लेता हूँ। ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए, ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए a माइनस थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट किया तो मुझे ये साइन, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो मैं एकदम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कितना हुआ, a माइनस थीटा सी। ठीक, और अगर आपको दिखे तो ये साइन a माइनस b का फॉर्मेट है। ठीक, तो अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ये मुझे देखने को कितना मिल गया, यहाँ से साइन a और ये इनटू कितना हो गया cos थीटा c माइनस cos a इनटू कितना हो गया sin थीटा c। ये फॉर्मेट हमें देखने को मिला। अब a की वैल्यू तो क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि कितना डिग्री है, 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की वैल्यूएशन आपको नहीं मालूम है। आपको कैसे नहीं मालूम क्रिटिकल एंगल? मालूम है, क्योंकि यहाँ पर के लिए आप जब क्रिटिकल एंगल देखोगे तो आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। क्रिटिकल एंगल सिर्फ सेकंड सरफेस मिलेगा, क्योंकि लाइट तभी मेरे पास मतलब कैसा होता है क्रिटिकल एंगल, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है जब लाइट डेंसर मीडियम से कहा जा रही हो रेयर मीडियम में। तो आपको मालूम है क्रिटिकल एंगल का साइनसोइडल जो देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, कि मेरे पास कैसा हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। आपको मालूम है कि sin थीटा c 1 रेयर मीडियम का 1 और डेंसर मीडियम का स्क्वायर रूट 7/3, जहां से आपको देखने को मिलेगा कि sin थीटा c की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 3/7, ये देखने को मिलेगा। बस इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट। तो मैं इसको दूसरी जगह पे लेके चलता हूँ। ठीक है, इसको दूसरी जगह पे अगर मैं लेके चला यहाँ पे, तो आप देखिए साइन आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना है आपके पास 7/3 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री इनटू cos थीटा सी। आपको साइन थीटा सी की वैल्यू मालूम है तो आप इसे कन्वर्ट कर लो ना साइन में, cos थीटा सी को आपको वहां पर मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कौन सा cos a था, तो a की जगह पे 60 डिग्री और sin थीटा c। आप जस्ट कैलकुलेट किए थे, आप देख सकते हो कि sin थीटा c की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाई कितना है 7। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलता हूँ, तो ये मुझे sin i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 बाई कितना हुआ 3, और नेक्स्ट स्टेप में ये देखने को मिला कि कितना हो गया हमारे पास साइन 60 स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3/7 का स्क्वायर मतलब 3/7 माइनस cos 60, और ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से, ये कितना हो गया हमारे पास cos 60 इंटू साइन थीटा सी की वैल्यू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/7। वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो हमें ये देखने को मिलेगा स्क्वायर रूट 7/3 और sin 60 की वैल्यू कितना हुआ स्क्वायर रूट 3/2, और ये 7 माइनस 3 4, और ये कितना हो जाएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस cos 60 की वैल्यू कितना हो गया 1/2, और ये हमारे पास कितना हो गया स्क्वायर रूट 3/7। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये sin i इज इक्वल टू होल ऑफ स्क्वायर रूट 7/3, और यहाँ पर कितना हो गया होल ऑफ स्क्वायर रूट 3/7 माइनस 1/2 इंटू होल ऑफ स्क्वायर रूट 3/7, ये कॉमन आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा अंदर साइड 1 माइनस ऑफ 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं sin i की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई
1/2 और sin i की वैल्यू 1/2 मतलब sin की वैल्यू 1/2 कब मिलती है जब मेरे पास एंगल कितना हो 30 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन पे हमें क्या है, द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल कितना 90 डिग्री फॉर व्हिच लाइट विल बी ट्रांसमिटेड। क्वेश्चन में ये बोला है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आप कितना सेलेक्ट करोगे जिससे लाइट उससे क्या हो जाए हमारे पास हमेशा ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, अब हमें कैसा है कि अगर मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चाहिए तो एक इस तरह से मैं प्रिज्म को क्या किया कंसीडर किया। ठीक है, एक इस तरह से एंगल आया, एक इस तरह से हमारे पास आया और ये इस तरह से आगे के लिए जा रहा है। ठीक है, ये मैं ये कंसीडर करता हूं कि ये जो R2 की वैल्यू है ये किसके इक्वल हो, अप्रोक्सीमेशन क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए। ठीक है, क्योंकि यही हो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तभी की कंडीशन में, क्योंकि उसके कम में अगर मैं ये R2 की वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ाया तो अब वो उसके आगे जा ही नहीं पा रहा होगा। ठीक है, अब ये तभी पॉसिबल है कि ये मैक्सिमम कंडीशंस पे आए। अब अगर यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल है ये जो इमर्जेंस एंगल है तो आपको ये मालूम है कि डेविएशन इज इक्वल टू i प्लस e माइनस a। सेम डेविएशन दो कंडीशंस में मिल रही होगी। तो अगर इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू भी चेंज होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी वैल्यू चेंज होगी, R1 और R2 की वैल्यू चेंजेस होगी, क्योंकि प्रिज्म एंगल तो ऑलवेज भी कैसा है कांस्टेंट तो है। अब देखो अगर ये R2 है तो हम ये कंसीडरेशंस करते हैं कि मैक्सिमम तब हमारे पास मिलता था जब R1 और R2 की वैल्यू कैसी हो इक्वल हो। ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो गई। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर ये चीज देखा जाए कि R1 प्लस ऑफ R2 इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो मतलब ये A के इक्वल हो गया। तो अगर ये A के इक्वल है तो हमें ये चीज दोनों में समझ में आई कि ये कितना हो जाएगा 2 थीटा c इज इक्वल टू A के इक्वल हो गया। यहां से थीटा c की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो गई, मेरे पास 90 बाय वो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, मतलब थीटा c की वैल्यू जो आई वो 45 डिग्री है, मतलब जो क्रिटिकल एंगल जो है मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यही कंडीशन आ रही होगी। ठीक है, तो थीटा c की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 45 डिग्री के इक्वल हो गई। अगर थीटा c की वैल्यू 45 डिग्री के इक्वल हो गई तो अब हमारे पास कैसा है, तो यहाँ पर से हम ये निकाल फाइंड कर सकते हैं भाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना स्टार्ट किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो sin थीटा c इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लियर मीडियम 1 है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो जहां से थीटा c की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय म्यू और ये कितना हो 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई स्क्वायर रूट 2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया इसके लिए, सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्रिज्म हैविंग एन एपेक्स एंगल ऑफ 4 डिग्री। ठीक है, ये एपेक्स एंगल कितना है 4 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 is located in front of a vertical plane mirror as shown. A horizontal ray of light is incident on the plane. The total angle through which the ray is deviated. तो total ray कितना deviate हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये चीज कही जाए कि ये मेरे पास इस तरह से एक प्रिज्म था, ठीक, ये ऐसा पैरेलल ऐसे चला रहा था सरफेस बेस सरफेस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ डेविएट हुआ और एक प्रिज्म यहाँ पर कैसा एक प्लेन मिरर को हम लोग क्या कर दिए प्लेस कर दिए हैं। तो अगर प्लेन मिरर प्लेस है तो यहाँ पर से ये नॉर्मल से जितना एंगल ये बना रहा होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि डेविएशन कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस डेविएशन की बात करूं, ये रेड कलर से जो डेविएशन, ये डेविएशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं,
ये डेविएशन हमारे पास डेल इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस ओ, ये कितना हुआ म्यू माइनस 1 इंटू कितना हो गया ए, क्योंकि प्रिज्म कैसा है, थिन है। अगर प्रिज्म थिन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.50 माइनस 1 और ए की वैल्यू कितना है 4 डिग्री। क्वेश्चन में मेंशन नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि 4 डिग्री काफी थिन होगा, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आया कि ये 0.5 इंटू 4 मतलब ये आपके पास डेविएशन कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। तो ये डेविएशन की वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे, 2 डिग्री। अगर ये डेविएशन 2 डिग्री हो गया तो मैं इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूं। अगर आपको ये डेविएशन 2 डिग्री का दिखेगा, ये वैल्यूएशन भी कितने डिग्री का दिख रहा होगा, ये 2 डिग्री का दिख रहा होगा, ठीक। अगर ये 2 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। अब ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी। तो अब ये 2 डिग्री हुआ, ठीक। अब अगर आपको थोड़ा सा मैं ट्रिकी दिखाता हूं, ठीक। अगर आप ये जंक्शन किए कि यहां पर से हुआ, इसमें तो हालांकि ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको ये मिल रहा होगा कि इस पाथ से, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, आप अगर यहां से डेविएशन फाइंड करना स्टार्ट किए ब्राउन लाइन से, तो आपको तो ये दिखेगा कि ये 180 माइनस 4 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज में कितना 176 डिग्री। तो आपका ऑप्शन वहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में अब आप ये देखो, अ हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन विद टोटल एंगल थ्रू व्हिच द रे इज डेविएटेड। मतलब इंसिडेंट रे से टोटल रे कितना डेविएट हुई है, मुझे ये बताना है। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, इस चीज को सेलेक्ट करने के लिए आप देखो, आप कैसे देखोगे, एक्चुअल में इनिशियल टाइम पे रे आपको कैसे पाथ में चल रही थी, इस पाथ में चल रही थी। तो इस पाथ से इसका डेविएशन कितना हुआ, तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी है, इसी के पैरेलल लाइन तो ये भी है ना। तो डेविएशन कितने डिग्री का इस ब्लू लाइन और इसके बीच में, 2 डिग्री का। ये एक स्ट्रेट लाइन थी, मतलब आप लिखोगे 180 माइनस 2 मतलब 178 डिग्री। और कैसा चल रहा है ये, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता तब भी लगभग लगभग कितना होता, 182 हो जाता। ऐसे अगर आप देखते तो 182 हो जाता। ऑप्शन ये काफी अच्छा नहीं बना था, लेकिन अगर ऑप्शन अच्छा बना होता तो हो सकता था आप फंस सकते थे, वर्डिंग में फंसते थे। ये अभी किसमें, आप कैलकुलेशन में फंसने के ऑप्शन नहीं है। 4 डिग्री 2 डिग्री 8 डिग्री कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो फंसने का है। अगर वर्डिंग के हिसाब से फंसाना होता तो आपको ये फंसा दिया होता। ये A182 एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक ऑप्शन हो सकता था, ये 178 एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, और एटलीस्ट 176 भी दिया होता, तब आप फंस गए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते, 176 होता पक्का वर्डिंग में फंस गए होते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री, कितना है, ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। एक प्रिज्म है जो कि कितने एंगल का है, एक प्रिज्म ऑफ एंगल कितना डिग्री हमारे पास, ये 5 डिग्री का है, ठीक है, मतलब थिन प्रिज्म is placed at distance of 10 centimeter from object. What is the distance of the image from object? मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज की जो डिस्टेंस बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी। देखिए अगर ये थिन प्रिज्म है तो लाइट चुपचाप ऐसे आती चली जाएगी, ठीक है, एजम्पशंस करते हैं, लेकिन एक डेविएशन तो होगा या नहीं होगा। अब इस डेविएशन के कारण इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा या नहीं होगा। जबकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, प्लेस्ड हुआ है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं कि जैसे एक प्रिज्म है, इस तरह से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, मैं इस साइड से देख रहा हूं तो डेविएशन के कारण ऑब्जेक्ट मुझे कुछ ऊपर दिखेगा, तो उसके इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो मुझे यही डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले तो आप डेविएशन फाइंड करो। तो आपको ये दिखेगा कि ये जो डेविएशन है थिन प्रिज्म के लिए कितना μ-1 इनटू a होगा। म्यू की वैल्यू आपको मालूम है कि कितना है मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ क्वेश्चन में मेंशन है क्या,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ गिवन म्यू इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 और प्रिज्म एंगल कितना हमारे पास 5 डिग्री। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि 0.5 इंटू 5 डिग्री है। अब हमें थीटा इज इक्वल टू कितना कर दूंगा मैं आर्क अपॉन रेडियस, तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि मुझे रेडियस मालूम है और आर्क की वैल्यू पूछा है। लेकिन होल्ड करो, यहाँ सब सेंटीमीटर में, रेडियन में, तो मुझे ये किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। मतलब 0.5 इंटू 5 डिग्री है, कितना ये हमारे पास 5 डिग्री है। इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे और ये 5 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 36 हो गया। मतलब 0.5 पाई बाय कितना हो गया 36। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना हमारे पास, डेविएशन ही हमारा क्या है यहाँ पे थीटा है। 0.5 पाई बाय 36 इंटू रेडियस की वैल्यू कितना है 10 और ये हुआ आर्क। और यहाँ से हमें ये देखने को मिला 5 पाई बाय 36 आर्क। मतलब मेरे पास व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पे बनेगा हमारे पास 5 पाई बाय 36। तो मैं इस इमेज को थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो जाए। देखो अब लाइट यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का है, रेड कलर से ऑब्जेक्ट को करना है, ठीक है। ये यहाँ से आया, थोड़ा नॉर्मल से ऐसा डेविएशन हुआ, फिर एक डेविएशन ऐसा देखने को मिला ये। अब एक्चुअल में लाइट को अगर यहाँ से मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ से ये नॉर्मल को, तो अगर ब्लैक कलर से लाइट को मैं ड्रॉ करूँ तो एक्चुअल में लाइट को चुपचाप ऐसे चला जाना था। लेकिन प्रिज्म के एग्जिस्टेंस कर जाने के कारण ये अपने पास से डेविएट हुआ। तो अगर एज अ ऑब्जर्वर मैं इस साइड से देखूंगा तो मुझे ये लाइट तो यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो इसी लाइट को मैं पीछे ले जाके अपने ऑब्जेक्ट को तो यहाँ ब्लैक पॉइंट पे कंसीडर करूंगा। ये इमेज है मेरे पास और ये ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 5 पाई बाय 36 इन द सेंस ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ प्रिज्म के क्वेश्चंस खत्म हुए और एक काफी अच्छा क्वेश्चन था 19 नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसे प्रैक्टिस करो और बार-बार देखो, है ना। अगर आपको फिर प्रॉब्लम होती है आप फिर से करो और अगर और कोई डाउट है तो फिर आप बताओ, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।